ग्लोबल टेक के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यह पार्ट 11 है। इससे पहले 10 क्लासेस हो चुके हैं, उनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है ये ग्लोबल टेक के यूट्यूब चैनल पर। वहां से जाके आप लोग आसानी से कोई भी क्लास देख सकते हैं। यदि किसी भी क्लास का आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप इस वेबसाइट को फॉलो करिए globaliti.org। यहाँ से जाके आप लोग आसानी से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है ये हमने आपको पहले बताया है। ठीक, चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भाई हम लोग एकदम सीरियल वाइज क्वेश्चन करते जा रहे हैं। जो भी निम्मी का क्वेश्चन बैंक है उसके हर एक क्वेश्चन को, जो फर्स्ट सेमेस्टर में जितने आपके तो 262 क्वेश्चन है नियर अबाउट, तो हर एक क्वेश्चन को करते जाएंगे। इसलिए आपसे एक गुजारिश रहेगी हमेशा कि आप जब भी ये क्लास देखने बैठे तो पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लीजिए और साथ में उस क्वेश्चन को करते जाइए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें गलत भी हैं जिनको यहाँ पे सही कराया जा रहा है, उसको साथ में करते जाइए। ठीक है, और जो भी कंसेप्ट बन रहे हैं जिस क्वेश्चन के उसको साथ में वहीं पे नोट करते जाइए। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है। यहाँ पे ये जो आपके सामने मीटर दिया हुआ है ये कौन सा मीटर है? ये श्रेणी प्रकार का ओम मीटर है। कौन सा ओम मीटर है भाई? श्रेणी प्रकार का ओम मीटर है। इसके पैरेलल में एक R2 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये है R2 रेजिस्टेंस। इस R2 रेजिस्टेंस का क्या मतलब है या फिर इसका क्या काम है? तो ये जो R2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे ना, इसका काम ये है कि ये जो एक मीटर यहाँ पे लगा है, ये जो ओम मीटर है, इसके सूचकांक को 0 पे लेके आना। इसके सूचकांक को क्या है? इसके सूचकांक को 0 पे लेके आना या फिर इसके इंडिकेटर को 0 पे लेके आना, बस यही इसका काम रहता है। यदि 0 पे नहीं रहता है, जैसे आप लोग देखे होंगे ना यार, एक छोटी सी तराजू आती है जो कांटा आता है वो सुई वाला, उसमें ऊपर एक एडजस्ट करने के लिए दिया रहता है, वो छोटा सा वोल्ट दिया रहता है जिसको एडजस्ट किया जाता है घुमा घुमा के 0 पे लाने के लिए। ठीक है, सेम वही प्रक्रिया इसका भी है कि यह क्या करेगा, इसको 0 पे लेके आने का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, टू लिमिट द करंट इन सर्किट, मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना, संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करना। यस, यही ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे इसका काम ये होता है कि इसके इंडिकेटर को 0 पे लेके आए। क्लियर, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? वोल्टेज या फिर धारा का वर्ग, प्रतिरोध का वर्ग या उससे प्रवाहित धारा? हमने आपको बता रखा है ऑलरेडी, हीट का फॉर्मूला, हीट इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी ये आपने पढ़ा होगा। आई स्क्वायर आर टी, जहां पे आई क्या है भाई, ये है आपका धारा। ठीक है, आर क्या है मेरे भाई, ये प्रतिरोध है आपका, और आपका जो टी है यहाँ पे ये है समय, ये समय को दर्शाता है। तो ये तीन टर्म्स हैं जिसके द्वारा हम लोग हीट को कैलकुलेट करते हैं, कितना हीट जनरेट हो रहा है हमारे सर्किट में, ये कैलकुलेट किया जाता है इस फॉर्मूले की सहायता से। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द करंट। स्क्वायर ऑफ द करंट, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आ रहा है, स्क्वायर ऑफ करंट आ रहा है, आई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ करंट, इसके द्वारा हम लोग हीट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता हुआ दिख रहा होगा। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है? ठीक, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, L के, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के। ठीक है, जहां पे A क्या है भाई, यहाँ पे लिख लो A क्या है, ये है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, एल क्या है, ये है आपकी लंबाई, ये है आपकी लंबाई, और जो रो है ये क्या है, ये है आपका रेजिस्टिविटी या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है मेरे भाई, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। तो आपको दिख रहा होगा फॉर्मूले में आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोला है इसने क्वेश्चन में कि एरिया को हम लोग 2 गुना बढ़ा रहे हैं, 2 गुना बढ़ा रहे हैं। यदि एरिया को 2 गुना बढ़ाएंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस 2 गुना घट जाएगा। भाई यदि ये एरिया
ये डिवाइड कर रहे हैं, ये आपके हर में है ना, डिनोमिनेटर में है, या फिर कह सकते हैं कि अंश एक भिन्न अंश और हर से मिलकर बनता है, तो ये हर में दिया हुआ है। यदि हर में दिया हुआ है तो इसकी जो वैल्यू, जब वैल्यू बढ़ेगी तो ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का मान घटेगा। तो 2 गुना यदि आप एरिया को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस का मान कितना घट जाएगा, रेजिस्टेंस का मान 2 गुना घट जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, सर ये एरिया को बढ़ा रहा है, एरिया को यदि 2 गुना बढ़ाएगा तो 4 गुना घटना चाहिए ना। नहीं मेरे भाई, त्रिज्या को यदि 2 गुना बढ़ाएगा तब 4 गुना घटेगा। याद रखेंगे इस बात को। यदि त्रिज्या को 2 गुना घटाता है तो हमारा रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ेगा, 4 गुना घटेगा। और यदि यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे एरिया को बढ़ाया हुआ है 2 गुना, यदि एरिया को 2 गुना बढ़ाया है तो रेजिस्टेंस का मान केवल 2 ही गुना घटेगा। ठीक है, सीधे सीधे एरिया की बात कर ले, यहाँ पे त्रिज्या की बात नहीं किया है। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिपथ में प्रतिरोध R4 पर वोल्टेज पात की गणना करना है। यहाँ पे R4 देखना है, R4 कहाँ पे है, ये मैं आपको एक बार प्रदर्शित कर दूं। ये R1 है आपका, ये है R2, ये है आपका R3 और ये R4 है, जिसकी वैल्यू दे रखा है 50 ओम। ठीक है, R3 की वैल्यू कितना है भाई, ये है आपका 60 ओम, ये है आपका 40 ओम और ये है आपका 36 ओम। ठीक है, ये वैल्यू दे रखा है इतना। क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि R4 पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, R4 पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हमने आपको बताया था तरीका कि आप सबसे पहले इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना बन रहा है, तब फिर इस सर्किट में बहने वाली टोटल करंट का मान निकाल लीजिए, टोटल करंट का मान निकाल लीजिए। जब भी आपको ऐसा सर्किट दिख जाए और किसी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पूछे आपसे, तो सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे भाई, स्टेप फर्स्ट में आप करेंगे कि तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है इसमें कि टोटल करंट का मान निकालेंगे, टोटल करंट का मान कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है, देखिए ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है और ये स्टेप थर्ड है। करंट, करंट तथा रेस्पेक्टिव प्रतिरोध, रेस्पेक्टिव प्रतिरोध का मल्टीप्लाई करेंगे, का मल्टीप्लाई करके मान निकालते हैं, मान कैलकुलेट कर लेंगे या मान निकालते हैं। तो ये तरीका है क्या निकालने के लिए, ये आपका स्टेप्स है वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने का ये तरीका है। ठीक है जी, ये चाहे तो आप इन तीनों स्टेप को एक जगह नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो यदि आपको याद है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको याद है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो 40 और 60 है, ये दोनों एक दूसरे के कैसे है भाई, समांतर में। ये समांतर में दिख रहा होगा, समांतर में है तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। समांतर में है तो देखो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे 40। देखो दो रेजिस्टेंस का पैरेलल यदि निकालना हो तो इसका तरीका होता है R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये याद रखेंगे। यदि दो प्रतिरोध पैरेलल में दिए हुए हैं, उन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। मैं यहाँ पे सीधे सीधे पुट कर देता हूँ वैल्यू 40 गुणे 60 डिवाइड बाई 40 प्लस 60, 40 प्लस 60। ठीक, ये कितना हो जाएगा 2400 डिवाइड बाई 100। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 24 ओम। ठीक है, ये आ गया 24 ओम। तो अब एक नया सर्किट बना दें, यहाँ पे मैं नया सर्किट एक बना लूं, तो
तो नया सर्किट बना के मैं इसको ऐसे 3 प्रतिरोध से दिखा सकता हूँ। 3 प्रतिरोध से यदि मैं दिखा दूं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अरे ये है आपका 220 वोल्ट। ये कितना है? 220 वोल्ट है। R1 की वैल्यू कितना आया? R1 की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में सबसे पहले ही 36 ओम। हमने ये R इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया, कितना आया? 24 ओम, ठीक है। और ये R4 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, कितना? 50 ओम। 50 ओम ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? करंट का मान निकालना है। करंट का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ेंगे। 60, ये 36, 24 और 60। 36, 24, 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36, 24, 60। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा वैल्यू हमारा कितना भाई? ये वैल्यू आ जाएगी 120। अरे यार ये 60 नहीं, ये 50 है ना। ये कहीं बार बार गड़बड़ हो जाता है यार, 50 है ये, ठीक है। ये हो गया हमारा 50। तो अब जो हमारा आर टोटल निकला, आर टोटल कितना निकल गया? आर टोटल निकल गया 50 प्लस 36 प्लस 24 इज इक्वल टू हो गया हमारा 110। 110 ओम ये आर टोटल निकल गया। अब हम यहाँ पे आई निकाल लेंगे। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू होगा हमारा टोटल वोल्टेज 220 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 110। ये जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा, दोनों को सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। यही 2 एम्पियर करंट पूरे सर्किट में बहेगी। यही 2 एम्पियर की करंट इस पूरे सर्किट में बहेगी। बस करंट जैसे ही आपको पता चला, आपने पहला स्टेप फॉलो किया, आर इक्विवेलेंट निकाला, वो आया हमारा 110। ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप हमें क्या निकालना है? टोटल करंट का मान निकालना है। टोटल करंट का मान हमने निकाल लिया 2 एम्पियर, ठीक है। तीसरा स्टेप में क्या है? करंट तथा रेस्पेक्टिव प्रतिरोध। रेस्पेक्टिव प्रतिरोध मतलब कि जिस प्रतिरोध में निकालना है आपको वोल्टेज ड्रॉप, तो ये वाला प्रतिरोध इसी वाले प्रतिरोध में निकालना है। इस प्रतिरोध का मान गुणे करंट, गुणे करंट, तो 50 गुणे 2, 50 गुणे 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 100 वोल्ट। 100 वोल्ट यानी कि ऑप्शन डी में दिख रहा होगा आपको 100 वोल्ट। यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 100 वोल्ट दिख रहा है कि नहीं भाई आपको? आपको 100 वोल्ट दिख तो रहा है ना? चलो 100 वोल्ट ये है, ये दिख रहा है, दिख रहा होगा आप, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप जो है, जो हमने स्टेप आपको लिखा है 3 स्टेप, ये तीनों स्टेप एक बार आप नोट कर लेंगे तो आपको आगे किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाती है? यहां पे भी एक दो पॉइंट नोट कर लीजिए। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस एलडीआर, एलडीआर का प्रतिरोध, एलडीआर का प्रतिरोध लाइट की तीव्रता बढ़ाने पर, लाइट की तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ता है, लाइट की तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। लाइट की तीव्रता, एलडीआर की ही बात किया है ना यार, एलडीआर का लाइट की तीव्रता, सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लाइट की यदि तीव्रता बढ़ाया जाएगा तो ये इसका रेजिस्टेंस घटेगा यार, सॉरी एक मिनट रुक जाइए। लाइट की तीव्रता बढ़ेगी तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, एलडीआर का प्रतिरोध लाइट की तीव्रता बढ़ाने पर घटता है, घटता है, ठीक है। और एलडीआर का प्रतिरोध लाइट की तीव्रता घटाने पर, लाइट की तीव्रता घटाने पर घटता है, लाइट की तीव्रता घटाने पर, गलत कहाँ लिखते रहे यार बार बार, घटाने पर बढ़ता है।
ऐसे ही ये एलडीआर सर्किट कहाँ पे लगी होती है, जो आपके घर के आसपास कोई सोलर लाइट लगी होगी तो वो सोलर लाइट में एलडीआर सर्किट लगी होती है, वहां पे ऑटोमेटिक सोलर लाइट स्टार्ट हो जाती है। जब हमारा अंधेरा होने लगता है तो वहां पे लाइट ऑटोमेटिक कैसे स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें एलडीआर सर्किट लगी हुई है, एलडीआर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एलडीआर, ठीक है, एलडीआर रेजिस्टेंस वहां पे लगा हुआ है। जब प्रकाश की तीव्रता घटने लगेगी, मतलब कि जब धीरे 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 दिन ढलने लगेगा तो वहां पे धीरे धीरे इसका जो रेजिस्टेंस का मान होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान बढ़ने लगेगा। रेजिस्टेंस का मान बढ़ने लगेगा तो करंट बढ़ना कम हो जाएगा। वहां पे एक अलग से सर्किट लगी होती है, ट्रिपिंग सर्किट, वो सर्किट एक्टिवेट हो जाती है और हमारी लाइट ऑन हो जाती है। ठीक, तो ये होता है हमारा एलडीआर सर्किट। तो यहाँ पे यदि तीव्रता हम लोग बढ़ा रहे हैं तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा एलडीआर का जो प्रतिरोध होगा वो घटेगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता हुआ दिख रहा होगा। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र है, शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है, P इक्वल टू वी इंटू आई, जहां पे P क्या है, ये है आपकी शक्ति, और V क्या है, ये है आपका वोल्टेज, ये है आपका वोल्टेज, और I क्या है मेरे भाई, ये है आपका धारा, ये है धारा। ठीक है, तो ये तरीका है आपका वोल्टेज, ये शक्ति मेजर करने का। तो यहाँ पे बी सही होता हुआ दिख रहा होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, 200 वाट बटा 250 रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करना है। यहाँ पे P इक्वल टू दे रखा है आपको क्वेश्चन में 200 वाट, और V इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट। 250 वोल्ट आपसे रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। P, V और R में एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, जहां पे V वोल्टेज है, R प्रतिरोध है और P जो है शक्ति है। ठीक है, P की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, P की वैल्यू है 200, V की वैल्यू भी आपको दे रखा है 250, 250 का स्क्वायर। R आपको नहीं दे रखा है तो R आपको निकालना है, यहाँ से R निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये 250 गुणे 250 डिवाइड बाई 200, डिवाइड बाई 200, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 625। R इक्वल टू 625 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 312.5 ओम, 312.5 ओम। ऑप्शन मैच करा लीजिए, ऑप्शन मैच करा लीजिए, कैलकुलेशन एकदम सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 312.5 ओम। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। एक खुले परिपथ में भाई दो ही तो कंडीशन होती है किसी भी सर्किट की, एक होता है हमारा ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, और एक होता है हमारा शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पे R इक्वल टू कितना होता है भाई, इनफाइनाइट होता है, और यहाँ पे R इक्वल टू होता है आपका 0। यहाँ पे ओपन सर्किट में I कितना होता है 0, और शॉर्ट सर्किट में V कितना होता है 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो V होगा वो V कितना हो जाएगा, इनपुट साइड का वोल्टेज हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज, जितना भी वोल्टेज होगा इनपुट साइड में टोटल वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा ओपन सर्किट के टर्मिनल पे। और यहाँ पे जो हमारा I होगा, पूरी करंट यहीं से फ्लो करेगी। ठीक है, पूरी करंट यहीं से बहेगी। जहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ रहेगा वहीं से पूरी करंट बहने लगती है। इसी वजह से कहा जाता है कि सर्किट में कभी भी यदि किसी भी परिपथ में कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है तो वहां करंट का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 हो गया। यहाँ पे बोला है आपसे खुला परिपथ, तो यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समांतर परिपथ में जुड़े 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। एक मैं यहाँ पे सर्किट आपको बना के दिखा देता हूं ताकि ये चीज थोड़ा सा और क्लेरिफाई हो जाए। 4 रेजिस्टेंस दिया है, हुआ है क्वेश्चन में, मैं 4 रेजिस्टेंस ले लिया यहाँ पे। ठीक है, हमने 4 रेजिस्टेंस ले लिया। अब देखो बोला है आपसे क्वेश्चन में कि ये 4 रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हुए हैं। एक है आपका 50 ओम का, एक है आपका 220 ओम का, एक है आपका 450 का, और एक है आपका 560 ओम का। ठीक है,
ये आपका रेजिस्टेंस है। हमने यहाँ पे लगा रखा है एक वोल्टेज सोर्स, एक हमने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा रखा है। अब बोला है कि यहाँ से एक करंट बहती है, यहाँ से एक करंट आती है, तो अब ये बताना है आपको कि किस इसमें से किस प्रतिरोध से सबसे अधिक करंट बहेगी, किस प्रतिरोध से सबसे अधिक करंट बहेगी, ये आप बताइए। पहले क्वेश्चन में तो दूसरा पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि किस रेजिस्टेंस में सबसे कम करंट बहेगी, किस प्रतिरोध में, तो सबसे कम वाला बहेगा आपका इसमें 560 वाले में सबसे कम बहेगा। ठीक है, इसमें सबसे कम बहेगा, क्यों? क्योंकि इसके रेजिस्टेंस का मान ज्यादा है। आप सभी को एक रिलेशन पता होगा, आई डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आर के। आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। तो जहां पे रेजिस्टेंस का मान अधिक होगा वहां करंट कम होगी, और जहां पे रेजिस्टेंस का मान कम होगा वहां पे करंट अधिक होगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान अधिक है तो करंट कम हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान कम है तो यहाँ पे सबसे अधिक होगी। इस सर्किट के लिए ही केवल मैं बात कर रहा हूं, केवल इसी सर्किट के लिए, दूसरे सर्किट की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, केवल इस सर्किट की बात कर रहा हूं, इसलिए यहाँ पे सबसे कम सबसे अधिक लिखा हूं। बाकी यदि मुझे लिखना होता जनरली लिखना होता तो मैं कम और अधिक लिख देता। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे किस रेजिस्टेंस के थ्रू कम करंट बहेगी भाई, 560 ओम वाले रेजिस्टेंस के थ्रू कम करंट बहेगी। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, ये आपको सीधे सीधे रटने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, ताम्र चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.72 इंटू 10⁻⁻6 ओम पर मीटर, ओम इंटू मीटर, सॉरी ओम पर मीटर नहीं, ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है, ओम पर मीटर ये क्या, हाँ हाँ ओम पर मीटर, ओम पर मीटर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1.72 माइक्रो ओम पर मीटर। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन हो सकता है, इसकी जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में ये ऑप्शन दिया होगा सी वाला ऑप्शन हो सकता है दिया होगा। लेकिन भाई मैं यदि आपसे पूछूं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम पर मीटर नहीं होगा, हमने जो लिखा था वही बिल्कुल सही है, ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बनता है, ओम इंटू मीटर बनता है, ओम इंटू मीटर बनता है। यहाँ पे जो भी यूनिट दिया हुआ है ये सारे यूनिट गलत है, ये जितने भी यूनिट दिए हुए हैं ये सारे के सारे यूनिट गलत है। विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट क्या बनता है, ओम इंटू मीटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.72 माइक्रो का मतलब हमने बताया आपको 10⁻⁻6, माइक्रो का मतलब क्या है, 10⁻⁻6 है। ठीक है, ये माइक्रो हो गया, और ओम इंटू मीटर होगा, ये बटा नहीं ओम इंटू मीटर होगा। ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन बैंक में आपको सी आंसर टिक किया है जो कि गलत है। ठीक है, चलो, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां पे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के होता है, और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, एरिया के होता है। एरिया कहें या फिर इसको कहें क्षेत्रफल। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आप समझ गए होंगे, ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। परिपथ की कुल संधारित्र की गणना कीजिए। आपके सामने देखिए 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं, ये तीनों कैपेसिटर आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, तीनों के तीनों कैपेसिटर आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिए कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कितनी होती है, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और समांतर क्रम में तुल्य धारिता कितनी होती है मेरे भाई, समांतर क्रम में तुल्य धारिता, समांतर क्रम में तुल्य धारिता आपकी होती है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 CN तक चला जाता है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा आपको कि सर आपने रेजिस्टेंस के लिए तो ये उल्टा लिखा था। बिल्कुल उल्टा होता ही है। रेजिस्टेंस यदि सीरीज यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेगा सीरीज में, तो वहां पे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि यहाँ पे पैरेलल में होता है कैपेसिटर में। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है आपके सामने तीन कैपेसिटर, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना हुआ यहाँ पे 30 हो गया। ये देखिए ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ये गया आपका 3 बार, ये गया फिर एक बार। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया हमारा 3 2 5, 5/30, 5/30, तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 30/5 हो जाएगा। ठीक है, देखो जब मैं ये नीचे से ये बटा में से जब मैं इसको ऊपर लेके गया तो ये दोनों ये भी दोनों आपस में बदल गए, इन दोनों का मान भी बदल गया, मैंने पलट के इसको लिख दिया। तो यहाँ से कितना हो गया ये हो गया हमारा 6 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड हमने क्यों लिखा, क्योंकि सारे मात्रक माइक्रोफैरेड में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 माइक्रोफैरेड, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 6 माइक्रोफैरेड। ठीक, 6 माइक्रोफैरेड वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। संधारित्र की इकाई क्या है, अभी आपने इकाई पीछे देखा है माइक्रोफैरेड लिखा हुआ था, माइक्रोफैरेड यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, फैरेड, फैरेड बिल्कुल करेक्ट है। माइक्रो तो क्या है, एक इसका कह सकते हैं कि मात्रा दिखा रहा है, इसका मात्रा दिखा रहा है। ठीक है, तो बाकी यदि बात करूं मैं महो की, तो महो आपका कंडक्टेंस का मात्रक है, कंडक्टेंस का मात्रक है। ठीक है, हेनरी किसका मात्रक है, ये आपके इंडक्टेंस का मात्रक है, इंडक्टेंस। ठीक है, और जो हमारा कूलाम है, कूलाम ये चार्ज का मात्रक है। ठीक है, चार्ज, चार्ज या फिर कहिए आवेश, आवेश का मात्रक। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो। 35 वोल्ट के लिए कितने कूलाम की आवश्यकता हो भाई, 0.5 वोल्ट की आवश्यकता हो। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा C इक्वल टू Q अपॉन V, C इक्वल टू Q अपॉन V, जहां पे C क्या होता है, ये होता है हमारा धारिता, और Q होता है हमारा आवेश, और V होता है वोल्टेज। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए Q की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, Q की वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, और V की वैल्यू दिया हुआ है 35। V की वैल्यू कितना दिया हुआ है 35। चलिए दोनों वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, 0.5 डिवाइड बाई 35। ठीक है, 0.5 डिवाइड बाई 35, इसको कैंसिल आउट करिए तो ये C इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/70, 1/70 हो जाएगा, 1/70। तो अब इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.014, 0.014 ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है, संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है। तो एक फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ठीक है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, ये है हमारा वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का क्या कहते हैं इसको, चलो रुको मैं बताता हूँ। ये A आपका क्षेत्रफल है, ठीक है, और ये हमारा D जो है ये प्लेटों के बीच की दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी, और जो एप्सिलॉन नॉट है ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट, इसका मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, यदि डी का मान बढ़ाएंगे तो संधारित्र का मान क्या होगा, घटने लगेगा, संधारित्र का मान घटने लगेगा यदि प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्षेत्रफल से रिलेटेड है, यदि क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो सी क्या होगा, सी बढ़ेगा, और प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, प्रतिरोध से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होता है। देख रहे हो प्लेटों के मध्य की दूरी को बढ़ा के हम लोग संधारित्र को घटा सकते हैं।
यहाँ पे डी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।